हेलो दो हेलो फ्रेंड्स। तो फिर से एक नए वीडियो को स्वागत है। और सबसे पहले कि हम लोग आज से एक और नई सीरीज चालू करने जा रहे हैं हिस्ट्री का। ठीक है, तो यदि चैनल पहली बार है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करेंगे और शेयर भी कर दिया करें अपने दोस्तों को। ठीक है, तो और बाकी तो आपका काम ही है, छोड़े हैं लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करने के लिए। तो अब हम आते हैं आगे और आज से हम लोग हिस्ट्री का क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, हिस्ट्री का। और ये हिस्ट्री वो है यूरोप में राष्ट्रवाद, फ्रांस में, जर्मनी में, ये सब के लिए है। वो सब का एक कंपाइलेशन है, शॉर्ट में कंपाइलेशन है, उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए हम आते हैं आगे। तो यहाँ कहता है कि यूरोपीय पुनर्जागरण, यहाँ से क्वेश्चन कर रहा है कि यूरोपीय पुनर्जागरण कहाँ से शुरू हुआ है। पुनर्जागरण कहाँ से शुरू हुआ है, तो इटली से हुआ है। जैसे ये आपको लग रहा हो कि पुनर्जागरण क्या है, तो देखिए यूरोपीय मतलब एक यूरोप है, जैसे एशिया है। ठीक है, उसी एक महाद्वीप जो है यूरोप है। ठीक है, अगर बगल में इधर है यूरोप, उसमें फ्रांस आता है, इटली आता है, मतलब इटली आता है, अ, मतलब उसमें बहुत सारे इंग्लैंड, इस जितने भी स्पेन पुर्तगाल सब देश है, डेनमार्क, सब कहाँ यूरोप का कंट्री है। तो पुनर्जागरण का मतलब होता है कि एक नई चीज़ों का खोज। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ एक ही जगह पे रह रहे हैं और हम बाहरी दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, तो हम सोचते हैं कि मतलब ऐसा दिमाग में आता है विचार कि हम और एक दुनिया हो सकता है ऐसा, तो उसी का खोज करना ही एक पुनर्जागरण है। मतलब एक नए नए चीज़ों का खोज, नए नए चीज़ों का डेवलपमेंट ही ये क्या है, खोज है। मतलब एक पुनर्जागरण है। तो ये कह रहा है कि यूरोपीय पुनर्जागरण कहाँ से शुरू हुआ है। तो पहले आपसे पूछेगा सबसे पहले किस देश से मतलब ये लोग सोच रहे थे और ये आगे निकले इसके लिए, तो वो थे इटली के लोग। ठीक है, कह रहा है कि पुनर्जागरण का केंद्र था, पुनर्जागरण का केंद्र था, तो सब मतलब कहाँ था केंद्र, तो इटली में। देखिए इटली में पढ़ना कि यहाँ के लोग पहले प्रेरित हुए कि हमको क्या क्या करना है, नई नई चीज़ों को खोज करना है। तो इटली के कहाँ, तो एक शहर है उसका नाम है फ्लोरेंस नगर। यहीं के थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिसे हम लेडी विद द लैम्प कहते हैं। ठीक है, लेडी विद द लैम्प, क्योंकि क्रीमिया युद्ध में जब लोग जब युद्ध लड़ रहे थे तो कुछ सैनिकों को कुछ सैनिक उनको लग रहा था कि हम भी लड़ते हैं, है ना, हम भी सेना में भाग लेते हैं, लेकिन महिलाओं को वहाँ मतलब एंट्री मतलब वर्जित था, जाना नहीं था। तो इसलिए वो क्या करते थे कि जो सैनिक घायल होते थे, जो सैनिक घायल होते थे और वो लाइट उठ के मतलब टेंशन नहीं ले हुए, एक अपने हाथ में लैंप लिए होते रहते थे। ठीक है, पहले ललटेन टाइप का होता था गांव में, जो इस तरह से बढ़ता था यहाँ पे, और तो वही लैंप ली होती थी। और रात बिरात कभी भी अगर घायल होता था कोई भी सैनिक, तो उसको क्या करते थे, वही लाइट से ले जाकर उन लोग को जख्म लगे हुए मतलब घायल हुए जो सैनिक थे उनको इलाज करते थे। तो इसलिए वहाँ के लोग उनको क्या करने लगे, सिस्टर करने लगे। तो यही उन्हीं के कहनाम से वहीं के फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जो ना लोग सिस्टर सिस्टर बुलाने लगे, और वहीं से जो है ये जो आज जो हम लोग सिस्टर कहते हैं सरकारी हॉस्पिटल में नर्स लोगों को, वहीं से यहाँ शुरुआत हुआ सिस्टर कहना। ठीक है, तो वो जो फ्लोरेंस, हम उसको क्या कहते हैं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प, क्योंकि लैम्प लेके जाती थी। चलिए आते हैं आगे। इटली के किस महान कवि को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। देखिए इटली के एक वैज्ञानिक थे दांते, उनका नाम है दांते। उसी ने सबसे पहले पुनर्जागरण के बारे में सोचे, मतलब उनको प्रेरित करने के लिए सबसे बड़ा काम कौन किए, दांते। इसलिए इटली के महान कवि को पुनर्जागरण का अग्रदूत कहते हैं। ठीक है, आइए जब हम यूरोप भारत में राष्ट्रवाद पढ़ेंगे, तो जैसे यहाँ का कैसे पुनर्जागरण का है, तो वैसे हमारे देश में भी है। ठीक है, तो हम लोग भी पढ़ेंगे कि राजा राममोहन राय थे, और युद्ध क्रांति के लिए हम लोग भी पढ़ेंगे इनको बोलते थे बाल गंगाधर अति क्या नाम था हाँ, तो उनका बाल गंगाधर तिलक, जो कई बार लड़ते थे, है ना, आइए अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो हम लोग करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आगे आते हैं, उसको भी हम टॉपिक कवर करेंगे। देखिए यहाँ करा कि ये देखिए अपना एक बुक लिखते हैं, ये भाई
कवि हैं तो इनका बुक लिखने का काम ही है। तो इनका डिवाइन कॉमेडी का लेखक कौन है? डिवाइन कॉमेडी बहुत चर्चित बुक है। डिवाइन कॉमेडी के लेखक दांते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग ऐसे रटेंगे नहीं, ऐसे याद कर लेंगे कॉन्सेप्ट से, निमोनिक ट्रिक से, कि हम लोग कॉमेडी देखते हैं, हंसते हंसते पागल हो जाते हैं। ठीक है, हंसते हैं पूरा तो कॉमेडी देखते हैं तो ठीक है, दांत बाहर आता है ना कॉमेडी करते समय, हाथ मुंह आप मुंह खोलते होंगे हंसते समय तो दांत दिखता है, तो ऐसे समझिएगा कॉमेडी जैसे आएगा यहाँ समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं हम आगे। फिर कह रहा है कि पुनर्जागरण का मुख्य लक्ष्य क्या था? पुनर्जागरण का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो देखिए, तार्किकवाद और मानववाद, यानी कि पुनर्जागरण का क्या सोच था? तो लोग को यही था कि जो इन मतलब एक रहस्यमय बात किया जाए और कि मानव के प्रति एक मानव विचार हो, है ना, मानव अभिव्यक्ति हो, ये चीज़ है। और एक नए नए प्रवृत्तियों को, माइंड सेट को लाया जाए, ये था वो पुनर्जागरण का मतलब। ठीक है, चलिए आते हैं आगे। एक और है प्रिंस। प्रिंस के रचनाकार कौन हैं? तो मैकियावेली। शायद मैकियावेली के आप लोग नाम कई बार सुने होंगे, तो याद रखिएगा कि एक बुक लिखे थे जिसका नाम था प्रिंस। क्या नाम था? प्रिंस। तो प्रिंस के रचनाकार कौन थे? मैकियावेली। ठीक है, चलिए आते हैं आगे। अब बोल रहा है कि पुनर्जागरण का बौद्धिक अर्थ क्या है? पुनर्जागरण का बौद्धिक अर्थ क्या है? आंदोलन। ठीक है, पुनर्जागरण का बौद्धिक अर्थ क्या है? आंदोलन। जैसे मान लीजिए हम नए नए चीज़ों खोज करेंगे तो हमारे प्रति अब जब कोई चीज़ शुरुआत काम करते हैं तो एक बिना युद्ध या कोई बिना परिवर्तन, एक नए समाज के अलग से निकल कर नया काम जब तक नहीं करेंगे, जब शुरुआत करेंगे तो समाज को अलग लगेगा। तो ये कह रहा है कि पुनर्जागरण का बौद्धिक अर्थ क्या है? तो ऐसे समझिए आंदोलन। ठीक है, जैसे हमारे देश में अंग्रेजों ने आकर ये काम किया, हम लोग को एक नए, है ना, सोच दिया, है ना। जैसे कोई भी व्यक्ति गुलामी से ही कुछ सीख सकता है, गुलाम अगर होता है तो ज़्यादातर गुलामी से ही सीखता है उसको। ठीक है, बहुत सारा चीज़, कई बार युद्ध बहुत बार सिखाता है, सिखाने के लिए तो बहुत चीज़ ज़िंदगी में सिखाता है, लेकिन आंदोलन भी एक तरह का, एक समझिए कि एक पुनर्जागरण का काम करता है। आइए आते हैं आगे। कह रहे हैं यहाँ पे कि पृथ्वी के चारों ओर, जैसे मान लीजिए कि ये देखिए सूर्य, पृथ्वी ना, पृथ्वी मान लीजिए ये क्या है? अर्थ है। ठीक, तो कह रहा है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। देखिए ये हो गया सन, ध्यान समझिए क्या हो गया? सन। अब ये क्या घूमती है? गोले गोले घूमती है। तो ये कह रहा है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यानी कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के क्या है? चारों ओर घूमती है। तो किसने सिद्ध किया था? तो कॉपरनिकस ने। कौन किए थे? कॉपरनिक्स या कॉपरनिकस, याद रखिएगा। और सभी ग्रहों के गति के बारे में बताए थे, ग्रहों के बारे में तो वो थे बताए केपलर। तो ग्रहों की गति के बारे में केपलर, और पृथ्वी घूर रही है सूर्य के चारों ओर तो वो बताए थे कौन? तो कॉपरनिकस। ठीक है, चलिए आते हैं आगे। अब यहाँ से क्वेश्चन और है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि धर्म सुधार आंदोलन किस सदी से शुरू हुआ? धर्म सुधार आंदोलन किस सदी से शुरू हुआ? ठीक है, धर्म सुधार किस सदी से शुरू हुआ, मतलब धर्म को वही बोला कि धर्म सुधार आंदोलन किस सदी से शुरू हुआ? तो 16वीं सदी से शुरू हुआ। जैसे अभी अभी हम लोग कौन सा शताब्दी चल रहा है बताइए? तो 21वीं शताब्दी चल रहा है। 21वीं शताब्दी, तो ध्यान सुनिए। आप कहेंगे सर जब 2024 चल रहा है तो कैसे कैसे हुआ? तो देखिए 2024 है तो ध्यान सुनिए, माने 20वीं सदी खत्म हो गया। ये 20 जो है ना, 20 है ना, एक साल 100 बराबर एक शताब्दी होता है ना, एक साल मतलब 100 साल बराबर एक शताब्दी। तो ये देखिए यहाँ पे है ना 20 है ना, 20 तो 20 शताब्दी हो गया ख़त्म। और 21वां में ये 21वां शताब्दी चल रहा है, इसका मतलब कि 21वां में 24 साल ख़त्म हो गया, वो बताता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब आते हैं यहाँ पे, कहा है कि धर्म सुधार आंदोलन के जनक किसे माना जाता है? तो मार्टिन लूथर किंग को, मार्टिन लूथर किंग को। ठीक है, याद रखिएगा। क्या बोल रहा है कि धर्म सुधार आंदोलन के जनक किसे माना जाता है? तो मार्टिन लूथर किंग, मार्टिन लूथर किंग को। देखिए मार्टिन लूथर किंग मतलब मार्टिन लूथर ने बाइबिल का अनुवाद किस भाषा में किया? तो जर्मन भाषा में। ठीक है, मार्टिन लूथर किस भाषा में, मतलब बाइबिल को किस भाषा में? ये बाइबिल किसका ग्रंथ है? देखिए हिंदू का ग्रंथ तो आप जानते हैं, हिंदू का तो यह है वेद है कि ना, वेद है, तो याद रखिएगा।
आइए, मुस्लिम का क्या है, तो मुस्लिम का जो होता है, मुस्लिम का तो मुस्लिम का होता है आपका कुरान। क्या होता है? कुरान। उसी तरह से जो ईसाई लोग का होता है वो बाइबिल होता है। ठीक है, चलिए, तो उन लोग का बाइबिल होता है। तो वही बोला कि मार्टिन लूथर ने बाइबिल को किस भाषा में अनुवाद किया, तो जर्मनी भाषा में, मतलब जर्मन भाषा में। यहाँ कह रहा है कि अमेरिका के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? रेड इंडियन। क्या कहता है? रेड इंडियन। अमेरिका के निवासियों को क्या कहता है? मूल निवासियों को रेड इंडियन। चलिए आते हैं आगे। यहाँ कह रहा है कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण क्या था? तो बोस्टन की चाय पार्टी। बोस्टन की चाय पार्टी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, अमेरिका। देखिए, आपको हम थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अमेरिका है और यहाँ था इंग्लैंड। तो इंग्लैंड वाले ने अधिकार किया था इन पे। ठीक है, इंग्लैंड वाले। तो यहाँ से चाय की जब बोया जाता था तो ये सब इन लोग क्या करते ना, ये अटलांटिक महासागर में ये सब फेंक देते थे। ठीक है, तो चाय का जितने भी अति था वो अक्सर फेंक दिया करते थे। तो जो गुलाम थे ना, वो बहुत उनको सताया जाता था, तो ऐसे करके फेंक देते थे। तो इसी कारण तो युद्ध मतलब होने लगा। ऐसे साधारण भाषा में समझ लीजिए कि चाय पार्टी की यही था, है ना, बोस्टन की चाय पार्टी। आता है आगे। बोस्टन की चाय पार्टी का नेता कौन था? तो सैमुअल एडम्स। ठीक है, बोस्टन की चाय पार्टी। चलिए, तो यहाँ क्या था, बोस्टन के चाय पार्टी अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण, तो बोस्टन के चाय पार्टी। और बोस्टन चाय पार्टी के मतलब नेता कौन था? तो सैमुअल एडम्स। ठीक है, आइए। कह रहा है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय ब्रिटिश सेनापति कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। फिर बाद में यही आया था हमारे भारत देश। लॉर्ड कॉर्नवालिस हम लोग पढ़ेंगे, है ना। यहाँ पे भारत के जो इतिहास में भी इसका नाम दर्ज है। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के समय ब्रिटिश सेनापति कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य नेता कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन। यानी अमेरिका के जो था वो मुख्य व्यक्ति थे, उनका नाम था जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक है, अब यहाँ कहता है कि अमेरिका ने कब पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की? तो 4 जुलाई। ठीक है, 4 जुलाई 1776 ईस्वी में। और पहली बार दुनिया में लिखित संविधान जो लागू करने वाला था वो कौन था? अमेरिका। ठीक है, और लिखित है लेकिन छोटा है, लिखित है लेकिन छोटा है। हमारा देश में पूरा विशाल है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे देश में है। आते हैं आगे। कह रहा है कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने? तो जब अमेरिका के जो मुख्य जो नेता थे वहाँ के, वो थे जॉर्ज वाशिंगटन। अब आज़ादी होगा तो वहाँ के जो राष्ट्रपति पहले बनेंगे वो कौन बन के? जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक है, चलिए। फिर कह रहा है कि अमेरिका में दास व्यापार कब प्रतिबंध हो गया? 1808 ईस्वी में। 1808 ईस्वी में। वो क्या होता था कि जो अंग्रेज जो इंग्लैंड के थे, वो वहाँ दास प्रथा इतना खतरनाक था कि जो वहाँ के दास होते थे, जो मतलब जैसे यहाँ पे हम लोग सामान खरीदते हैं ना, जैसे मान लीजिए साइकिल खरीद लिए, एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। साइकिल खरीद लिए, अब इसको जो मन इस अब साइकिल खरीद लिए तो ऐसा थोड़ी है कि साइकिल को हम खाली चलाने में यूज करेंगे, इस पर हम लोग लादेंगे भी। जैसे इस एक बार पैसा लगाते हैं, एक बार में क्या कर लिए, खरीद लेते हैं। उसके बाद जो मन करे इसमें सब्जी ढोना है, मतलब बालू ढोना है, ईंटा ढोना है, कोई भी काम कर सकते हैं। वैसे ही वहाँ जो था वो किलो पर, मतलब ऐसे आप जानते करते हैं, ऐसे बटखारा होता था कील तोड़ने वाला, इस पर तोड़ता था 80 किलो के गुलाम, 100 किलो गुलाम, 40 किलो गुलाम, और सिर्फ एक बार खरीदे थे। और इतना ही खतरनाक मतलब प्रथा था कि एक एक बार खरीदे थे, पूरे जीवन भर इन लोग से खटवाया था करते थे। इतना वहाँ पे दिक्कत हुआ करता था। और काले गोरे में बहुत सारा भेद होता था, काले लोग को तो ऐसे ही हल्के दामों में बेच दिया करता था। तो ये था वहाँ के दास प्रथा। तो फिर 1800 का हुआ, 1808 में इसको क्या कहते हैं, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, देखिए उसके बाद कह रहा है कि अमेरिका में दास व्यापार कब बंद प्रतिबंध? तो 1808 ईस्वी में। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति कब बने? ठीक है, तो ये था 1860 में। पहले अश्वेत व्यक्ति थे, पहले अश्वेत व्यक्ति, अश्वेत मतलब काले व्यक्ति अमेरिका के मतलब वहाँ पे राष्ट्रपति बने। ठीक है, इनका एक घटना है कि जब यह मोची थे, ये क्या थे, मोची का काम करते थे। तो इनका पिताजी ना, मतलब रोड पर बैठकर जूता सिया करते थे। तो जब ये पार्लियामेंट में गए भाषण देने, तो इनको एक व्यक्ति देखा, और जब व्यक्ति देखा तो वो बोलना कि ओ अब्राहम लिंकन, आपके पिता तो ये आपके पिताजी से जो ना हम जूता सिवाएं, वो जूता
अभी तक नहीं फटा। ठीक है, तो अब्राहम लिंकन इसे कहा था कि पढ़ा है और लिखा लोग बात से ही बहुत मारते हैं। तो जो अब्राहम लिंकन रिटर्न अप्लाई दिए हैं कि जिस तरह से आप आज पार्लियामेंट में आकर हमारे पिता के आप मतलब नाम को रोशन किए हैं कि जहाँ सीते हैं वहाँ से कभी जूता नहीं फाटता है, इतना मजबूती से मतलब सीते हैं। उसी तरह से हम इस देश में जब आप शपथ लिए हैं तो इस देश को हम इतना इसी तरीके से आगे ले जाएंगे कि आप ही एक दिन इसका नाम आप गाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये घुरा के कहाँ से मार दिया। अगर हम लोग होते या नॉर्मल इंसान कोई होता तो तुरंत इसमें क्या होते, गुस्सा करते, है कि नहीं, कि मतलब हमको तो ये नाम खराब कर रहा है। लेकिन नहीं, ये अपने काम को छुपाते हुए नहीं, अपने काम को बड़ाई किए। ठीक है, और उसको मतलब ऊपर सामने वाला को उसको लगा कि यार आंसर क्या दिया, है कि नहीं। चलिए आते हैं, ये थोड़ा सा इनका छोटा सा कहानी था। चलिए आते हैं हम आगे। तो अब्राहम लिंकन 1860 में वहाँ के राष्ट्रपति बने। यहाँ कह रहा है कि पूर्ण रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1863 ईस्वी में किसने किया, तो अब्राहम लिंकन ही किए थे पूर्ण रूप से। मतलब देखिए, एक होता है ना कि थोड़ा सा प्रतिबंध लगा दिए, भाई नहीं बेचना है, लेकिन चूरा जो भी बेचता है लोग, है ना। तो वैसे ही जिस आज बिहार में सारा बंद है लेकिन लोग बेच रहे हैं, वैसे कम्प्लीटली बंद कर दिया गया 1863 में, और अब्राहम लिंकन ने ही बंद कर दिया। तो चलिए हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ कह रहा है कि अमेरिका के निवास जो राष्ट्रपति रहते हैं उसका निवास स्थान मतलब क्या नाम, मतलब क्या कहा जाता है, उसका क्या नाम है, तो उसको व्हाइट हाउस कहते हैं। आप लोग ट्रम्प के समय से व्हाइट हाउस ज़्यादा प्रचलित है, जहाँ मोदी जी गए थे, तो ये तो पता ही होगा। अब्राहम लिंकन की हत्या कर दिया गया, इसीलिए कहा धरती पर अच्छे लोगों को रहना नहीं है। मतलब अब्राहम लिंकन को हत्या कर दिया गया। उनका नाम था जॉन विल्किज बूथ। ठीक है, बूथ, जॉन विल्किज बूथ, तो याद रखेंगे क्या नाम है, जॉन विल्किज बूथ। अब्राहम लिंकन की हत्या 4 मार्च 1865 ईस्वी में कर दिया गया, और उनका नाम था, जो हत्या किया था उनका नाम था जॉन विल्किज बूथ। ठीक है, मतलब बुता दिए हत्या करके अब्राहम लिंकन, मतलब ख़त्म कर दिया, ऐसे याद रखेंगे। फ्रांस की क्रांति से पूर्व फ्रांस में कौन सी व्यवस्था थी, सामंती व्यवस्था। सामंत मतलब एक वो होता है ना, जैसे आजकल ठेकेदार होते हैं, वैसे वहाँ हुआ करते थे कि मतलब सब मतलब स्टेट में बटे हुए थे वहाँ पे, है ना। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट, मतलब अमीर लोग सबसे अमीर, फिर उसे मीडियम, फिर सबसे नीचे तबके के लोग, ऐसे थे। तो वहाँ पे सामंती व्यवस्था था। देखिए कह रहा कि फ्रांस में की राज्य क्रांति किसके शासनकाल में 1789 ईस्वी में हुआ। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला कि फ्रांस की क्रांति कब हुआ, तो 1789 में। दूसरा, फ्रांस की जब क्रांति हुआ था तो वहाँ का शासनकाल में कौन था, तो लुई 16वां। क्या नाम था, लुई 16वां, याद रखिएगा। 16 इसे वहाँ ऐसे लिखा था, लेकिन 16 भी ऐसे लिख सकते हैं, लुई 16वां। ठीक है, देखिए तो आते हैं हम आगे। कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति का नारा क्या था, समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुता। मतलब सबको समान अधिकार होना चाहिए और सबको आज़ादी होनी चाहिए, और अपने बंधुत्व मतलब क्या होता है, बंधुता मतलब भाई बहन ऐसे करके, मतलब पूरा देश के प्रति प्रेम, लगाव। ठीक है, तो देखिए जब हम लोग का संविधान बना था तो इस संविधान में ये लाया गया है। ठीक है, फ्रांस की क्रांति से ही, यानी फ्रांस से ही वहाँ से लाया गया समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुता, ये वर्ड, 3 वर्ड भी लाया गया है हमारे संविधान में। चलिए आते हैं आगे। कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति के में कौन कौन दार्शनिक का योगदान था। जैसे पढ़े लिखे विद्वान लोग कौन कौन थे फ्रांस की क्रांति में, तो वॉल्टेयर, रूसो और मॉन्टेक्यू। ठीक है, कौन कौन थे फ्रांस की क्रांति में, वॉल्टेयर, रूसो और मॉन्टेस्क्यू। वॉल्टेयर, रूसो और मॉन्टेस्क्यू, चलिए याद हो गया। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है, रूसो की। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट याद रखिएगा किसकी रचना है, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की है। नेपोलियन के पिता का नाम क्या था, तो कार्लो बोनापार्ट। ठीक है, क्या नाम था, कार्लो बोनापार्ट। और नेपोलियन के पिताजी का नाम कार्लो बोनापार्ट। तो और आते हैं आगे। कह रहा है कि नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना, 1804 ईस्वी में, 1804 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आप लोग बताइए 1808 में क्या हुआ था। ठीक है, चलिए अब 1863 में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, 1808 में
दास प्रथा का समाप्ति मतलब पूर्ण रूप से यहाँ 1863 में किया गया और अंशतः मतलब थोड़ा मतलब एक लेवल तक कर दिया गया 1808 में। चलिए आते हैं आगे। कर रहा है कि सर्वप्रथम राष्ट्रवाद फ्रांस में किसके द्वारा विकसित हुई? नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा। ठीक है, फ्रांस में राष्ट्रवाद फ्रांस में सर्वप्रथम राष्ट्रवाद फ्रांस में किसके द्वारा विकसित किए? राष्ट्रवाद मतलब भारत, जैसे भारत में, तो भारत के प्रति लोगों का प्यार स्नेह का किसके समय बढ़ा ज़्यादा? तो नेपोलियन बोनापार्ट के समय, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे माना जाता है? आज जो फ्रांस है उसके लिए स्ट्रक्चर, उनके चीज़ों के बारे में सोचना सबसे पहले किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट ने। देखिए उसका नाम नेपोलियन और पिताजी के लगा दिया बगल में, मतलब सरनेम, तो नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, तो चलिए हम नेपोलियन बोनापार्ट तक ही रहते हैं। आज युद्ध तक हम लोग यहाँ तक रहें और फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।